हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपकमिंग यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे जो एग्ज़ाम के टाइम है और भी करीब धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों क्या है, अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग जैसे कि अब एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके जून 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के यूनिट वाइज क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू को चेकआउट नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और आप लोग पहले दिसंबर 2023 के पेपर को एनालिसिस करिए, समझिए कि पेपर का पैटर्न क्या रह रहा है, और उसके बाद फिर आप लोग धीरे 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 स्टेप वाइज ऐसे आप लोग आगे बढ़िए। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के पार्ट 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। कल के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसी क्रम में क्या है कि आगे के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से अब हम लोग शुरू करते हैं बिना अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट अपडेट्स यूजीसी नेट से रिलेटेड आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, शुरू किया जाए आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। चलिए, तो आज का पहला सवाल, Which of the following statement are इनकरेक्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित ये सवाल है। तो पूछा, पहला स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एन अटेम्प्ट टू अचीव द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड कंजर्वेशन एंड प्रोजेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंजर्वेशन प्रोटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड। और स्टेटमेंट 3 बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज meeting the needs of industries without compromising the need of import export balancing। तो प्यारे बच्चों, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है? अच्छा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड वाला पहले बाद में हो गया, थर्ड वाला सेकंड में चला गया। कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन से मतलब है, नंबरिंग सही की हुई है ना, बस आपको तो उससे मतलब है। तो कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों को लग रहा है कि करेक्ट है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस द क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट, जिससे कि स्टॉक क्या है। तो अगर हम लोग बात करें कि हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट सरप्लस बजट थ्रू स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स इंक्लूडिंग लैंड, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि आज का जो नीड है वो तो आप भरपाई बिल्कुल करो, साथ ही साथ आप भविष्य के भी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है ना, तो आज के लिए भी खाए हम और भविष्य के लिए भी बचाए हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो इस हिसाब से सेकेंड और थर्ड ऑप्शन प्यारे बच्चों आप लोग का जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। यह आपके मैच द कॉलम से रिलेटेड है। तो आप सबको पता है जैसे कि मैच द कॉलम हो गया, एजर्शन रीजन हो गया, इस तरीके का जो पैटर्न है वो यूजीसी बहुत टाइम से फॉलो करता हुआ चला आ रहा है। और यूजीसी का एक वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न, मतलब फेवरेट पैटर्न ये आप कह सकते हो कि वो एजर्शन रीजन स्टेटमेंट मैच द कॉलम क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को डालेगा ही डालेगा। ठीक है, तो हम लोग को हमेशा मैच द कॉलम से रिलेटेड, एजर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए। दिया हुआ है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एथिकल इशू,
पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट के सामने दिया है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, सोशल कल्चरल के सामने दिया है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सेटिस्फेक्शन ऑफ पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, जुडिशियरी पावर, क्या जुडिशियरी पावर, तो क्या हो जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से संबंधित है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चला आ रहा है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ठीक है। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा, देखिए पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट की जब भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियरी पावर की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, तो सोशियो कल्चरल की बात जब भी आप करोगे तो यानी कि आप एथिकल इशू की बात कर रहे हो, और डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड जहाँ पे बात हो। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे सर ए का सेकंड होगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का वन हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 3। तो 2413, तो आइए हम लोग देखते हैं 2413 कहाँ पे है। 2413 पहले ही ऑप्शन में दिख गया, तो ये होने वाला है हमारा सही आंसर, 2413 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर विच वन ऑफ द बेसिक रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन इन इंडिया इन 1991। तो पूछा गया है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वॉज अंडरटेकन इन 1991, आखिर वो कौन सा कारण था जिसके वजह से स्ट्रक्चरल प्रोग्राम को अंडरटेक किया गया था, कब 1991 में। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोगों को इसके बारे में इसका करेक्ट आंसर पता है? तो देखिए अगर आप लोगों को पता हो तो आप भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1991 में इंडिया फेस कर रहा था एक अनप्रेसिडेंटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो 1991 में जब एलपीजी आया उसके पहले इंडिया जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस कर रहा था। तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो क्या था, वो उसी का नाम दिया गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म, जिसमें क्या किया गया, विच साउट टू चेंज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात की गई बाय अल्टीमेटली एस्टेब्लिशिंग ए फ्री मार्केट, जिसको कि हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि अंडर दिस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम the role of public sector in economic development had been diluted and that of private sector enhanced and expanded। तो हम सबको पता है कि प्राइवेटाइजेशन भी यहाँ पे आया था, तो जितने भी हमारे सिख पब्लिक सेक्टर यूनिट थे तो उसको हटाया गया और वहाँ पे चीज़ों को प्राइवेटाइज किया गया, मतलब चीज़ें अब सरकार के हाथ में नहीं रहेगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में भी रहेगी, जिससे कि इकोनॉमी को एक डेवलपमेंट के राह पे चलना आसानी होगा। तो प्यारे बच्चों आइए देखेंगे हम लोग इस हिसाब से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रीजन द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज अंडरटेकन, तो कौन से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से संबंधित है, तो एस्टैब्लिशिंग, हम लोगों ने अभी बात किया कि एस्टैब्लिशिंग ऑफ ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है ना, कर्विंग द कंपटीशन अमंग प्राइवेट सेक्टर, नहीं भाई यहाँ पे तो क्या किया गया था, डाइल्यूशन किया गया था, डाइल्यूशन किया गया था पब्लिक सेक्टर को, ठीक है ना, डाइल्यूशन किया गया था पब्लिक सेक्टर को, जिससे कि क्या हो इंक्रीज कर सके हम लोग प्राइवेट सेक्टर के रोल्स को, और जिससे कि इकोनॉमी का क्या हो, इकोनॉमी का भी ग्रोथ देखा जाए, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग प्री डोमिनेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं डोमिनेंट नहीं करवाना था पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर तो पहले ही से थी, लेकिन बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही थी। रीजनल बैलेंसिंग थ्रू प्लानिंग एंड लाइसेंसिंग, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस थे उसको सही करना था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, एस्टैब्लिशिंग ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। आइए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये मैच द कॉलम से ही रिलेटेड है। तो माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके सामने लिखा हुआ है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा मैक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसके सामने आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है कंपटीशन अमंग द डाइवर्स प्रोडक्ट, टारगेटिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, नॉन प्राइस कंपटीशन, इनपुट सप्लायर,
डिजायर कंपटीशन, स्पॉन्सरिंग ऑफ इवेंट लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, आइए हम लोग मैच करते हैं। ठीक है ना, तो माइक्रो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए एक्सटर्नल, माइक्रो, माइक्रो मतलब जो कि एक इंडिविजुअल यूनिट को ही इफेक्ट करेगा, एक इंडिविजुअल किसको, एक इंडिविजुअल फर्म को ही इफेक्ट करेगा। तो कौन इफेक्ट करेगा, सप्लायर। तो आपका सप्लायर आपको इफेक्ट करेगा अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे। तो आपका सप्लायर ऐसा नहीं कि ऐसा कोई पॉलिसी बना लेगा जिससे हम भी इफेक्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया माइक्रो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट है मैक्रो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। तो मैक्रो में तो अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर में या पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज होगा तो वो ओवरऑल सभी के लिए बदलेगा, सिर्फ एक किसी के लिए नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद आया नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन जैसे हम कि किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्पॉन्सरिंग का काम कर दे रहे हो, ठीक है ना, स्पॉन्सरिंग का काम कर दे रहे हो। डिजायर कंपटीशन, तो डिजायर कंपटीशन आप देख पा रहे हो, कंपटीशन अमॉन्ग द डाइवर्स प्रोडक्ट टारगेटिंग ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या करेक्ट आंसर देखा सर, हम लोगों ने देखा ए का थर्ड, बी का हम लोगों ने देखा फर्स्ट ऑप्शन होगा, सी का हम लोगों ने देखा फोर्थ ऑप्शन होगा, डी का हम लोगों ने देखा सेकंड ऑप्शन। तो 3142, 3142, ठीक है ना, 3142। ठीक है, अब क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, एजर्शन रीजन का बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है एजर्शन, बायर फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज आर पोटेंशियल कंपिटिटर्स, दे मे इंटीग्रेट द बैकवर्ड रीजन, दे हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ बार्गेनिंग पावर। दे हैव द डिग्री ऑफ द बार्गेनिंग पावर। क्या ये आंसर एक दूसरे, क्या एजर्शन सही है, क्या रीजन सही है, और हाँ अगर दोनों सही है, क्या एक दूसरे को ये लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्या एजर्शन जो है कोरिलेट कर पा रहा है रीजन को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट बताते रहिए। ठीक है, अगर आप लोग को चीज़ें पता है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताते रहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पूछा है, बोला है ए एजर्शन में बायर फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज आर पोटेंशियल कंपिटिटर, दे में इंटीग्रेट द बैकवर्ड। ये लोग पोटेंशियल कंपिटिटर है, ये लोग चाहे तो किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं और किसी से भी अफेक्ट हो सकते हैं। ये लोग क्या है, पोटेंशियल कंपिटिटर है, ठीक है ना। तो यही लोग मार्केट में जितने भी बायर्स है, तो ये लोग एक पोटेंशियल कंपटीटर है, बायर्स फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए जो बायर्स है वो एक पोटेंशियल कंपटीटर है। दे में इंटीग्रेट द बैकवर्ड, सही बात है। दे हैव ए डिफरेंट डिग्री, बिल्कुल सही बात है। क्या बायर्स के पास, मार्केट में जो बायर है, क्या उनके पास बार्गेनिंग पावर भी है, बिल्कुल हाँ। इसीलिए तो हमारे पास बार्गेनिंग पावर है, इसीलिए तो हम मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो बायर्स जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए एंड आर दोनों करेक्ट हो जाएगा, और आर जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज विच विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर। तो क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर, तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को पता है इसका करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल बताएंगे। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिड्रेसल एजेंसीज विच विल डील द डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है ना, तो डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर को डील करने के लिए सही बात है, तीन रिड्रेसल एजेंसीज है ना आपके, डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। तो इनमें जो क्या है, इनमें तो अमाउंट का क्या है, कैटेगरी सेट किया गया ना। चलिए डिस्ट्रिक्ट फोरम के लिए कितना है, आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें कितना है लिमिट, इसमें कितना है लिमिट, और इसमें कितना है। तो आप लोग जब भी लिमिट को आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग लिमिट बताए ना, तो आप लोगों को दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। सर किन दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को 2019 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो लिमिट बताया वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, और 2021 में जो जुरिस्डिक्शन आया था, मतलब कुछ बदलाव हुए थे, ठीक है ना, कुछ चेंजेस हुए थे, तो वो चेंजेस भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम के लिमिट्स क्या है। आगे है मैचिंग रोल। देखिए फिर से मैच दी कॉलम आ गया। तो मैंने क्वेश्चंस के सेटअप को ऐसे किया ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच दी कॉलम एजर्शनिज्म का आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि अक्सर जो है बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन का पैटर्न लिया है वो ज़्यादातर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैच दी कॉलम और एजर्शनिज्म को मैंने ज़्यादा वेटेज दिया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मैच दी कॉलम से रिलेटेड है। रेगुलेटरी रोल डिसाइडिंग द टाइमिंग एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इसके सामने दिया है। प्रमोशनल रोल, इसके सामने लिखा है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड एंटरप्रेन्योर रोल, इसके सामने लिखा है इम्पोजिंग ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। और फोर्थ लिखा है प्लानिंग रोल, मेजर कंट्रोल एंड कवर रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के हिसाब से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। तो मैं आप लोगों का कमेंट अभी तो नहीं, बाद में ज़रूर पढ़ लूँगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए, इसका आंसर हम क्या क्या रखेंगे, क्या देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है और देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ से मैच करवाएंगे कि कौन किसका करेक्ट आंसर है। देखिए रेगुलेटरी रोल, जब जहाँ पे हम रेगुलेट करेंगे तो हम इम्पोज करेंगे हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में हम लोग रेगुलेट करेंगे। फिर प्रमोशनल रोल, मेजर टू कंट्रोल एंड कवर द रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर, ये हो गया प्रमोशनल रोल। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। एंटरप्रेन्योर रूल डिसाइडिंग द टाइम एंड यूजेस, तो एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है कि जो भी स्केयर रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तो वो डिसाइड करेगा किस समय कितना रिसोर्स और कौन सा रिसोर्स हमको ज़रूरत है, ठीक है ना, इस्तेमाल करने के लिए। और प्लानिंग रोल में कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब प्लानिंग रोल में आप अपनाएंगे कि आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट को अपनाएं कि हम लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ए का थर्ड के बाद फिर आप लोग देख रहे हो बी का फोर्थ दिख रहा है, तो 3 4, फिर उसके बाद सी का 1 दिख रहा है, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इस हिसाब से 3 4 1 2, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 3 4 1 2 आप लोगों को देखिए 3 4 1 2 हो जाएगा ना, सॉरी 3 4 2 1 है ना, यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक मिनट, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये गलत कर दिया ना। चलिए, तो 3 4 प्लानिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं ना, डिसाइडिंग इन एडवांस, तो 3 4 सी का 2 हो जाएगा ना। एंटरप्रेन्योर रोल क्या हो जाएगा, अभी बोल भी तो रहा था मैं इसी चीज़ को ही। चलिए फिर से मैच कर देते हैं हम लोग इसको। तो रेगुलेटरी रोल में इम्पोजिंग, देखिए रेगुलेटरी रोल में क्या हो जाएगा, इम्पोजिंग ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद प्रमोशनल रोल में हो जाएगा मेजर ऑफ कवर। एंटरप्रेन्योर रोल में हो जाएगा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। और प्लानिंग रोल में क्या हो जाएगा, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 4 2 1 ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 3 4 2 1 करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड, ये देखिए फिर मैंने एजर्शनिज्म का क्वेश्चन ले लिया। कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी, ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। रीजन कहता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लिखा हुआ है एजर्शन पूरा, कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी।
रीज़न दिया हुआ है कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, एक करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और डी कह रहा है आर करेक्ट है और ए जो है इनकरेक्ट है। तो जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर का भरमार कर दीजिए और मुझे पता चल जाए कि मेरे प्यारे बच्चों को जो है सबको आंसर इसका पता है। तो कहा गया है कॉर्पोरेट कल्चर इज जनरली कंसिडर्ड एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग और एज ओपन एंड पार्टिसिपेटरी। क्या ऐसा है? क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग को जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो ऐसा माना जाता है कि एज आइदर क्लोज्ड एंड थ्रेटनिंग, या तो क्लोज्ड और थ्रेटनिंग होगा या ओपन और पार्टिसिपेटरी होगा। सही बात है सर, कॉर्पोरेट कल्चर दो तरीके से होगा, या तो बंद होगा और थ्रेटनिंग होगा, ठीक है ना, और या तो वो ओपन होगा पार्टिसिपेटरी होगा, सबके साथ हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, बाहर वालों के साथ इंटीग्रेट करके चलते हैं। रीजन दे रहा है कॉर्पोरेट कल्चर एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टॉप मैनेजर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी। क्या ऐसा है हमारा कि जो कॉर्पोरेट कल्चर और स्टाइल है टॉप मैनेजर का, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने के लिए हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे कंपनी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही जवाब है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का है, हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आइए स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 दे रहा है, इफ द वर्कर डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ नॉन कॉपरेशन विथ मैनेजमेंट, ठीक है, नॉन कॉपरेशन विथ मैनेजमेंट, ए रिप्रेसिव इकोनॉमिक सिस्टम में बी नीडेड टू सेट द राइट दिस इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बाई फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी towards shareholder, employee, consumer, government and community, a business achieves economic growth and increase the public image। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? क्या दोनों करेक्ट है? एक करेक्ट है, एक सही है, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? सर यहाँ पे कह रहा है कि अगर वर्कर डेवलप कर ले एटीट्यूड का कि नॉन कॉपरेशन का, तो एक रिप्रेसिव सिस्टम, मतलब कि सब लोग पीछे हटते हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है, ये ऐसा डिसऑर्डर देखा जाता है। दूसरा, बाई फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ए बिजनेस अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या सर अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें तो क्या मेरा जो बिजनेस अचीव कर लेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, और पब्लिक इमेज भी मेरा अच्छा हो जाएगा? हाँ सर, ये तो सही बात है। तो इट मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, कि आप लोगों ने कहा कि सर दोनों ही सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम से, बट बहुत ही आसान सा मैच द कॉलम है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट हमको पता है कि डेट क्या हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट आप लोग पता है कि कंपटीशन एक्ट का डेट क्या है? तो सर कंपटीशन एक्ट तो हमारा बना था क्या, किसमें? 2002 में। कब बना था कंपटीशन एक्ट आप लोगों का, कब बना था? 2002 में। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट हमारा 2002 में बना था। प्लानिंग कमीशन सर हमारा 1951 में बना था, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का एड्रियन कैडबरी कमेटी कब बना था? कैडबरी, तो सर कैडबरी कमेटी कब बना था आप लोगों का? और एक हम लोग का कैडबरी कमेटी कब बना था? देखिए, तो कैडबरी कमेटी आप लोग का बना था कब? यहाँ पे बना, ये बना था 1991 में। और रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये 1993 में बना था, ठीक है ना, 1993 में। इस हिसाब से 3241 ऑप्शन क्या हो गया हमारा? 3 ए का थर्ड, ठीक है ना, 32 है ना, 32, फिर हो गया उसका 4, 3241 देख लीजिए आप लोग कहाँ पे आंसर है, 3241। तो देखिए 3241 थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलेंगे। द प्रेजेंट इम्प्रूव्ड रिजाइम ऑफ सब्सिडीज कैन बी फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडी, ठीक है, रिड्यूसिंग द ओवरऑल, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडी,
ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इसमें क्या, तो पूछा है द प्रेजेंट रिजाइम ऑफ सब्सिडी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडी। फिर बोला है क्या, बोला है गिविंग ए स्पेसिफिक अमाउंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर सब्सिडी। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोला है, सेटिंग क्लियर लिमिट ऑन ड्यूरेशन ऑफ एनी न्यू सब्सिडी स्कीम। और चौथा क्या बोला है उसके बाद, ठीक है ना, चौथा क्या बोला है, सेटिंग, अच्छा सेटिंग क्लियर, ये हो गया चौथा, ठीक है ना। एक मिनट, फर्स्ट सेकेंड, देखिए पहला बोला रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडी, अच्छा ये फर्स्ट है। तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लो, ये फर्स्ट है, ठीक है। मेकिंग द सब्सिडी ट्रांसपेरेंट एज, ये सेकंड है, ठीक है। मेकिंग ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, बट कोई नहीं, मैं सही कर लेता हूँ। गिविंग ए स्पेशल अमाउंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट फॉर सब्सिडी, पार्लियामेंट फॉर सब्सिडी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये थर्ड हो गया। फोर्थ, सेटिंग क्लियर लिमिट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एनी न्यू सब्सिडी। फिफ्थ आप लोग का हो गया एलिमिनेटिंग द सिस्टमेटिक ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सब्सिडी। सिक्स हो गया यूजिंग सब्सिडरी फॉर वेल डिफाइंड इकोनॉमी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर मेरा कौन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए रिड्यूसिंग द ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडी, बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है। फिर उसके बाद सब्सिडी को ट्रांसपेरेंट बनाना है, ठीक है ना, सब्सिडी को ट्रांसपेरेंट बनाना है। फिर उसके बाद हमें एक लिमिट तय करना होगा, तो 1 2 4 है ना, 1 2 4। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोग एलिमिनेटिंग सिस्टमेटिक नहीं, एलिमिनेट नहीं करना है, यूजिंग सब्सिडरी फॉर ए वेल डिफाइंड इकोनॉमी। तो 1 2 4 6, तो देख लीजिए 1 2 4 6 आप लोग के किस ऑप्शन में है, 1 2 4 6, 1 2 4 6, या आप लोग का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 6 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज द ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन, ठीक है। तो पहला दिया है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट लेबर लैंड कैपिटल, the factor of product labor land capital are privately owned and produce occurs at the initiative of the private enterprises, ठीक है। दूसरा बोला है कि income received in monetary form by the sale of service of the factor of production and from the profit of the private enterprises. Third, member of the free market economy have freedom of choice in so far as competition, occupation, saving and investment are concerned. फोर्थ बोला है द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग भी कमेंट करते रहिए, ठीक है, ये नहीं कि आप लोग बस बैठे बैठे देख रहे हो और सुन रहे हो, आप लोग भी फटाक से क्वेश्चन पढ़ के फटाक से आंसर करिए। मैं तो धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि सबको मैं क्वेश्चंस को समझा भी पाऊँ, लेकिन जिन बच्चों को आंसर पता है वो फटाक से आंसर दे। प्लान्ड, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रोन टू करप्ट द प्रैक्टिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख पा रहे द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, देखिए यह आंसर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन्ड एंड प्रोडक्शन अकर एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, बिल्कुल फ्री मार्केट का मतलब ही यही होता है। फिर उसके बाद देखिए इनकम इज रिसीव इन मॉनेटरी फॉर्म बाय द सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मोटिव के लिए प्राइवेट सेक्टर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये भी। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मेंबर जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी का फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्या हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है कंजम्पशन, ऑक्यूपेशन, सेविंग को लेके, हाँ सर ये भी सही बात है। तो 1 2 3 तो हो गया अपने पास, 1 2 3। अब देखेंगे क्या होगा, फोर्थ होगा कि फिफ्थ होगा कि दोनों होगा। द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड, कंट्रोल और रेगुलेटेड, ये भी सही जवाब है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 क्या ये सही जवाब है, बिल्कुल हाँ सर ये सही जवाब है। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। द फ्री मार्केट इकोनॉमी इज प्रोन टू, नहीं करप्ट की बात नहीं होगी, करप्ट क्यों कहेंगे, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या, करप्शन से भरा हुआ, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू द कंज्यूमर आर, क्या इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस का कंज्यूमर के लिए? टू एंश्योर द फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड टू टेक द नेसेसरी मेजर टू सेटिस्फाई दिस नीड। उसके बाद टू एंश्योर द हेल्थ कंडीशन ऑफ द कस्टमर। उसके बाद चौथा क्या है? टू एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाई हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट टू द कस्टमर, या टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हियर्ड एंड टू बी रिड्रेस्ड जेन्यून ग्रीवांसेस। तो ये तो सही है, 5 तो सही लग रहा है, ठीक है ना। 4 भी आप सही कह रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट सप्लाई करो जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, ठीक है। टू एंश्योर हेल्थ कंडीशन ऑफ द कस्टमर, नहीं हेल्थ कंडीशन हम कैसे समझ सकते हैं, बल्कि हम ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो कि आपके लिए एडवर्स इफेक्ट आपको ना करे, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड एंड टू टेक नेसेसरी मेजर टू सेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। टू एंश्योर द नहीं वेलफेयर के लिए हमको नहीं सोचना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो 2 4 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि वेलफेयर के लिए काम करते जाएंगे, वेल्थ की बात ही नहीं करेंगे, प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, तो ये कोई सही नहीं है कि हमारा हमको ये भी देखना है वेलफेयर के लिए हमें नहीं काम करना है, समाज सेवा के लिए हम नहीं काम कर रहे, बल्कि हम बिजनेस खोले प्रॉफिट कमाने के लिए। बट प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बेचें जो कि एडवर्स इफेक्ट डाले, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बेचें, ठीक है ना, जिसकी सुनवाई ना हो आगे, ठीक है ना। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बेचे जो कि कस्टमर के नीड और सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ना हो पाए, तो ऐसे चीज़ें ना करें। नेक्स्ट, द रैशनल एक्सपेंडिंग रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टीम्स मेनली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? द फेलियर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशियल एरिया, the exploitation of the society by the private sector, the revenue need of the central government, the demand of economic justice, the need for accelerating the pace of economic growth। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? The failure of private sector in certain crucial area, the exploitation of the society, उसके बाद the revenue of need, the demand of economic justice की the need, तो क्या हो जाएगा? तो ये तो सही बात है। The rationale of expanding role of public sector stem mainly from which of the following factor? The failure of private sector, कुछ crucial area पे private sector नहीं चल पाएगा, वहाँ public sector चाहिए। The exploitation of the society, हाँ अगर पब्लिक सेक्टर ना हो, अगर सरकार ना हो, तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, तो ये हम करने नहीं देंगे, ठीक है, ये हम करने नहीं देंगे। थर्ड यहाँ पे क्या दिया? द रेवेन्यू नीड ऑफ द सेंटर, नहीं ये रेवेन्यू नीड नहीं। द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, हाँ इकोनॉमिक जस्टिस हमें चाहिए। द नीड ऑफ एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सही बात है। सबका साथ सबका विकास, 1 2 4 5, तो 1 2 4 5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों आज का आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे लीड टू ए सिक इंडस्ट्रियल यूनिट? शॉर्टेज ऑफ फंड एंड फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द FIIs, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात की जा रही है इन इंडियन इंडस्ट्रीज, unauthorized FDI in Indian industries, lack of experience on the part of promoter, technological factor including obsolete or improper technology। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ये तो है शॉर्टेज ऑफ फंड के लिए, ठीक है। इसके ये सिक इंडस्ट्रियल क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मे लीड टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास नहीं होती है। अनऑथोराइज एफडीआई अगर आ भी जाए मान लीजिए अनऑथोराइज वे में, तो वहाँ पे तो पैसे और आ जाएंगे ना, और अगर इन्वेस्टमेंट हो जाए FIIs का तो भी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो फिर जो भी यूनिट सिक है वो सही हो जाएगा। तो ये तो ये जो दो कारण है ये यहाँ पे गलत दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 4 5। तो 1 4 5 देख लीजिए कौन सा आंसर है, तो आप लोगों का सी आंसर जो है प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा 1 4 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया बिजनेस इन्वायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस से ज़रूर मदद मिल रहा होगा अपने प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और आगे की यूनिट्स को लेके आएंगे आप लोगों के साथ, और साथ ही साथ जो भी आप लोगों से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा यूजीसी के तरफ से, तो वो भी हम आप लोगों के सामने सबसे पहले सबसे जल्द लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर आप लोग को ज़रा सा भी पसंद आया तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो लाइक और शेयर से बिल्कुल मत आप पीछे हटिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि हम भी आप लोगों के लिए दिन रात लगे रहे और मेहनत करते रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली वालों का ध्यान रखिए, और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।